नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमपीटेट 2026 में जो विषय है बाल विकास। बाल विकास का पहला टॉपिक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। साथियों, इस टॉपिक का हमने थ्योरी विथ डेफिनेशन और इस टॉपिक से संबंधित 50 एमसीक्यू विद सॉल्यूशन और क्वेश्चन किस सत्र में आया है इसको भी हमने कवर किया है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बाल विकास का पहला टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो बाल विकास की अवधारणा को हम पहले समझते हैं। बाल विकास से तात्पर्य है बालक के गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तनों के क्रम से है। तो यहां पर बाल विकास की अवधारणा को आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने यहां पे स्पष्ट किया है। परिभाषाएं हैं, अब बाल विकास की परिभाषा आप देखेंगे। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे विकास कहते हैं। तो विकास की डेफिनेशन आप देख रहे हैं मुनरो के अनुसार। अब यहां पे हरलाग के अनुसार देखते हैं, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है। स्किनर के अनुसार देखते हैं, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। इस प्रकार से 3 डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिएगा, अभिवृद्धि और विकास को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिएगा, अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, अब यहां पे, और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश शब्द को आप पकड़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अभिवृद्धि को आप ग्रोथ से लिंक करिए, ठीक है ना, और विकास को डेवलपमेंट से। तो इंग्लिश के कुछ शब्द जो होते हैं टॉपिक को समझने में बहुत ही हमें मदद करते हैं। केवल शारीरिक परिवर्तनों जैसे ऊंचाई, वजन, आकार को दर्शाती है, यह परिणात्मक और सीमित समय के लिए होती है अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ। तो अभिवृद्धि को आप ग्रोथ से याद रखेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। अब विकास की बात करें, ये तो डेवलपमेंट है, यह शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तनों का संपूर्ण योग है और यह गुणात्मक होता है और जीवन भर चलता है, सतत और निरंतर चलते रहता है। मगर यहां पर ग्रोथ ऐसा नहीं है, ये जो है सीमित समय के लिए, मगर यहां पर समय सीमित नहीं है, ये सतत और निरंतर चलता है। तो अभिवृद्धि में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप ग्रोथ इंग्लिश का जो वर्ड है इसको याद रखें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बाल विकास के आयाम आप देख रहे हैं। अब बाल विकास के आयाम क्या क्या है? शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास शरीर के अंगों की वृद्धि और गत्यात्मक कौशल, जिसमें चलना, लिखना, ठीक है ना, ये मोटर स्किल कहलाते हैं, ठीक है ना। अब संज्ञानात्मक विकास की बात करें, सोचने, तर्क करने, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान का विकास होता है। तो यहां पे आप थोड़ा सा ये टॉपिक को कवर कर लेंगे ना तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी घुमा फिरा के आएगा एग्जाम में, तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा उसका सॉल्यूशन ढूंढने में। अब संज्ञानात्मक से ये चीज को आप याद रखिएगा। संवेगात्मक विकास, अब यहां पे देखिएगा, भय, प्रेम, क्रोध आदि संवेगों पर नियंत्रण व अभिव्यक्ति, ठीक है ना। अब सामाजिक विकास, तो समाज के रीति रिवाज, मूल्यों और सामाजिक संबंधों को सीखना। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे बाल विकास के आयाम देखा। अब बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत, अब देखिएगा, निरंतरता का सिद्धांत, तो विकास गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है ना। अब समान प्रतिमान का सिद्धांत, एक ही प्रजाति के सभी जीवों के विकास का पैटर्न समान होता है। एक ही प्रजाति के सभी जीवों के विकास का पैटर्न समान होता है, जैसे मानव शिशु पहले बैठना सीखता है, तो इस प्रकार से ये एक समान चलता है। अब दिशा का सिद्धांत, तो मस्तकाधोमुखी, ध्यान रखिएगा इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, उसे मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दिशा वाला, दिशा से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। अब समीप दूराभिमुख, तो विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है,
मतलब अंगों वाली बात की जा रही है, ठीक है ना। अब सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, तो बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, जैसे पूरे हाथ को हिलाना, फिर विशिष्ट केवल उंगलियों को हिलाना। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत है। तो थोड़ा थोड़ा हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिससे हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, उनके आंसर जो है फाइंड करने में हमें मदद मिलेगी। अब बाल विकास का अधिगम से संबंध, तो ये भी टॉपिक है इसमें। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। अधिगम, तो अधिगम की परिभाषा क्या है, देखिएगा। अधिगम, लर्निंग शब्द को आप क्लिक करिए, ठीक है ना। अब यहां पे वुडवर्ड आप देख रहे हैं के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। अब इसमें संबंध क्या है, देखिएगा। परिपक्वता का प्रभाव, अब यहां पे परिपक्वता मतलब विकास से है। अधिगम की पूर्व शर्त है ये। जब तक बालक शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता, अधिगम संभव नहीं है, ठीक है ना। अब संज्ञानात्मक स्तर और अधिगम, बालक के विकास का स्तर यह तय करता है कि वह किस सीमा तक और क्या सीख सकता है। तो ये संज्ञानात्मक स्तर और अधिगम में बालक के विकास का स्तर यह तय करता है कि वह किस सीमा तक और क्या सीख सकता है। अब अनुकूल वातावरण, विकास और अधिगम दोनों के लिए समृद्ध और सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है, फिर भी यदि हम इसको पढ़ लेते हैं और परीक्षा देते हैं तो निश्चित रूप से हमें जरूर लाभ मिलेगा। और बिना पढ़े ही हम यदि एग्जाम देंगे तो निश्चित रूप से एक प्रकार से चुनौती है हमारे सामने। अब पहला प्रश्न देखिएगा। अब प्रश्न पहला क्या है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यह कथन किसका है। अब ये एमपीटेट वर्ग 3 2011 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अब आपको पता है मुनरो, देखिए यहां पर ऑप्शन बी जो है मुनरो सही है। अब यहां पे देखिएगा सॉल्यूशन, मुनरो ने विकास को भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होने वाली परिवर्तन श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है ना। समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिएगा अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन है, मस्तकाधुमुखी विकास नियम के अनुसार विकास होता है। अब यहां पे आपको पता है, वेरी सिंपल है, यहां पर बी वाला सिर से पैर की ओर। अब इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो सिद्धांत बताता है कि शिशु सबसे पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण प्राप्त करता है और अंत में पैरों पर। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी गर्दन और सिर पे क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 3 है, बाल विकास में समीप दुराभिमुख विकास का क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन जो है एमपीटेट वर्ग 2 2018 में आया है, और ये वाला जो है आपने देखा एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में भी आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं 2018 में, तो बाल विकास में समीप दुराभिमुख विकास का क्या अर्थ है। तो आप सभी जानते हैं इसमें ऑप्शन जो बी है, शरीर के केंद्र से बाहर परिधि की ओर। तो इस प्रकार से यहां पे ऑप्शन बी सही है। सॉल्यूशन, विकास शरीर के मध्य केंद्र से शुरू होकर बाहरी अंगों की ओर बढ़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब यहां पे देखिए कौन सा कथन सत्य है, ऐसे प्रश्नों को फाइंड आउट करने में थोड़ी सी समस्या जाती है आंसर को। देखिएगा ये एमपीटेट वर्ग 3 और 2020 और 22 में आया है ये क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन बी सही है, विकास केवल परिणात्मक होता है। तो ये असत्य है, ठीक है ना। तो यहां पे क्यों, क्योंकि विकास शारीरिक आकार के साथ साथ व्यवहार व कार्यक्षमता मतलब गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिवृद्धि की मुख्य विशेषता कौन सी है। यहाँ पे आप ग्रोथ को ध्यान रखेंगे अभिवृद्धि के लिए, और ये क्वेश्चन एमपीटेट वर्ग 3 2011 में आया है, और इसका ऑप्शन सी सही है, यह परिणात्मक एवं मापने योग्य होती है, ठीक। क्यों, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक संरचना ऊंचाई वजन से है, जिसे आसानी से मापा जा सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी, वुडवर्थ ने। मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो सही है, और ये क्वेश्चन एमपीटेट वर्ग 2 2018 में आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन है,
उर्वत के अनुसार अधिगम नए ज्ञान और अनुक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है परिपक्वता। तो यहां पे आप देख रहे हैं और अधिगम का संबंध कैसा है। एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ऑप्शन जो है ए सही है, परिपक्वता अधिगम की पूर्व शर्त है। ये हमने कवर किया था टॉपिक में। चलिएगा, ऐसा सॉल्यूशन है, जब तक बालक शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होगा वह किसी नई क्रिया को सीख नहीं सकता। मतलब किसी भी नई क्रिया को सीख नहीं सकता। चलिएगा अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा। तो यहां पे स्टैनली हॉल ने, क्वेश्चन अलग से हमने इसमें ऐड किया है। तो ऑप्शन जो बी है ये वाला सही है और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं ये वर्ग 3 2011, वर्ग 2 2018 में पूछा गया है और इसको ध्यान रखें, स्टैनली हॉल। तो यहां पे किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा। तो यहां पे एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तो यहां पे आप इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखने का तरीका है, देखिएगा स्ट्रेस और स्ट्रॉम। तो यहां पर स से शुरू हो रहा है तो वैसे आधा स से, तो यहां पे स्टैनली हॉल। तो ऐसे आप जो है याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशन है स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था में होने वाले तीव्र शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों के कारण इसे तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है। अब सूक्ष्म और स्थूल। तो सूक्ष्म में अपने इस प्रकार से ये छोटी अंगुलियों के द्वारा जो होता है ये गत्यात्मक कौशल कहलाता है। स्थूल मतलब बड़े अंगों की बात की जाती है। तो यहां पे तो आप देख रहे हैं लिखना। तो लिखना हमारे छोटे अंगों से जो है इस प्रकार से हम लिखते हैं छोटे अंगों से, तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहलाता है लिखना। तो ऑप्शन सी जो है सही है, लिखना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है क्योंकि इसमें उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का बारीक नियंत्रण होता है। तो जहां पे छोटी मांसपेशियों की बात की जाएगी तो वहां पे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होगा और जहां पे शरीर के बड़े अंगों का जहां पे सहभागिता होगी वो स्थूल गत्यात्मक कौशल कहलाता है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है स्थूल गत्यात्मक कौशल। देखो आई गया। तो यहाँ पे दौड़ना हमारे जो पैरों के द्वारा होता है, तो ये बड़े अंगों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही है। तो दौड़ने में शरीर की बड़ी मांसपेशियां जैसे पैर धड़ का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 11 है जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं है। यह एमपीटेट वर्ग 2 2018 में पूछा गया था, जिसमें यहां पर ऑप्शन सी है 4 होती है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। चलिएगा आगे चलते हैं। बालक का प्राथमिक सामाजिकरण कहां होता है। ये एमपीटेट वर्ग 3 2011 में पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही है, परिवार में। अब देखिएगा सॉल्यूशन में, परिवार बालक की पहली सामाजिक इकाई है जहां वह बुनियादी मूल्य और भाषा सीखता है। अगला क्वेश्चन है खिलौने की आयु टॉय एज, और ये एमपीटेट वर्ग 3 2020-22 में। तो खिलौने की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है। तो यहां पे देखिएगा ऑप्शन जो ए है पूरी बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो है ये खिलौने की आयु कहलाती है। और इसका सॉल्यूशन है पूरी बाल्यावस्था में बालक खिलौनों से खेलना सबसे ज्यादा पसंद करता है और बच्चे इसी एज में जो है खिलौनों की सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं और पेरेंट्स को करनी भी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं क्वेश्चन एमपीटेट वर्ग 2 2018 में आया है और इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। विकास आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर पुनर्वलन और परिपक्वता प्राप्त करता है। सॉल्यूशन देखिए, विकास रेखी ना होकर स्पाइल वर्तुलाकार होता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि विकास ऐसा चलता होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 15 है भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा माना जाता है। तो आप देख रहे हैं तो इसमें ऑप्शन 4 है जिसमें ऑप्शन बी सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो सॉल्यूशन लिखते हैं 2 से 6 वर्ष की उम्र में बालक बहुत तेजी से भाषा सीखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। एमपीटेट वर्ग 3 2011 में प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पे ऑप्शन सी जो है वो सही है।
अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमारे बहुत से टॉपिक कवर हो रहे हैं और इसका सॉल्यूशन है विकास अनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर गुणात्मक प्रभाव का परिणाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता को कैसा सामाजिक कारक माना जाता है। ये एमपीटेट वर्ग 2 2018 में प्रश्न आया है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो स्थिर जो सही है। इसका सॉल्यूशन समझिए, गर्भाधान के समय ही अनुवांशिक गुण तय हो जाते हैं और वे जीवन भर स्थिर रहते हैं। अनुवांशिक गुण जो है अचानक जन्म के बाद नहीं आते। वो बोल रहे हैं कि गर्भाधान के समय ही अनुवांशिक गुण तय हो जाते हैं और वे जीवन भर स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पे स्थिर आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब यहाँ पे की अवधारणा किस विचारक ने दी। यहाँ पे इसको शॉर्ट में ZPD लिखा है। ये एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन जो बी है लेव वाइगोत्स्की यहाँ पे जो आएगा ये सही है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने ZPD की अवधारणा दी, जहां बालक वयस्क की सहायता से सीख सकता है। अगला प्रश्न है गैंग एज समूह की अवस्था किससे संबंधित है। एमपीटेट वर्ग 3 2011 में प्रश्न पूछा गया है, जो ऑप्शन बी सही है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की जो आयु है इसमें ये गैंग एज कहलाती है। और आप देखेंगे जो बच्चे 6 से 12 वर्ष के होते हैं आपको एक गैंग के रूप में, समूह के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर इसका बी सही है। सॉल्यूशन, इस अवस्था में बालक अपने साथियों का समूह बनाकर खेलना पसंद करता है। अगला प्रश्न है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दर्शाता है कि बालक, अब ये प्रश्न जो है एमपीटेट वर्ग 2 2018 में आया है, इसका ऑप्शन बी सही है। पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है फिर उंगलियों का उपयोग सीखता है। ठीक है ना। सॉल्यूशन, बालक की शुरुआत सामान्य गतियों से होकर सूक्ष्म और विशिष्ट गतियों की तरफ बढ़ती है। अगला प्रश्न है शिक्षक के लिए बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया है और इसका ऑप्शन ए सही है। बालकों की आवश्यकताओं व क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन हेतु बालकों की आवश्यकता वाला जो ऑप्शन है ये सही है। और इसका जो सॉल्यूशन है शिक्षक बाल विकास के ज्ञान से बाल केंद्रित शिक्षण रणनीतियां बना सकता है। अगला प्रश्न है अहन केंद्रिता जीन पियाजे की किस अवस्था की मुख्य विशेषता है। एमपीटेट वर्ग 2 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। इसमें सॉल्यूशन में है इस अवस्था में बच्चा केवल अपने ही दृष्टिकोण को सही मानता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा। प्रश्न क्रमांक अगला है अधिगम व्यवहार में होने वाला कौन सा परिवर्तन है। एमपीटेट वर्ग 3 2011 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन बी सही है। अभ्यास और अनुभव द्वारा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सॉल्यूशन है अधिगम का अर्थ अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन है। चलिएगा, अगला प्रश्न है स्कीमा की अवधारणा संज्ञानात्मक विकास में किसने दी। एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया, जिसमें ऑप्शन बी सही है जीन पियाजे। सॉल्यूशन, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा ज्ञान की संगठित संरचना या पैकेज है। अगला प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था की सामान्य आयु सीमा क्या मानी जाती है। एमपीटेट वर्ग 3 2011 में प्रश्न पूछा गया, जिसमें ऑप्शन बी सही है 6 से 12 वर्ष। ठीक है ना। सॉल्यूशन, 6 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो एमपीटेट वर्ग 2 2018 में प्रश्न पूछा गया, जिसमें ऑप्शन बी सही है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन बी सही है। सॉल्यूशन, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिकी के नियम दिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, अनुवांशिकता वाला जो प्रश्न है निश्चित रूप से ये रिपीट हो सकता है और आप इसको ध्यान रखें। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। अगला क्वेश्चन है
शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है? ये एमपीटेट वर्ग 3 2020-22 में प्रश्न पूछा गया, जिसमें ऑप्शन बी सही है, अनुकरण और दोहराव द्वारा सीखना। क्यों? शिशु बड़ों की नकल करके और बातों को दोहराकर सीखता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये प्रश्न एमपीटेट वर्ग 2 2018 में पूछा गया और इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है ना। सॉल्यूशन है, कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो यहां पे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विकास पर वातावरण के प्रभाव को दर्शाने के लिए मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दो, यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा? तो ये एमपीटेट वर्ग 3 2011 में प्रश्न पूछा गया, जिसका ऑप्शन बी सही है, जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। सॉल्यूशन, व्यवहारवादी वाटसन का मानना था कि वातावरण द्वारा बालक को कुछ भी बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा। आप बच्चे को जिस माहौल में रखेंगे, बच्चा उसी माहौल के अकॉर्डिंग वो अपना व्यक्तित्व, उसका निर्माण होता है, उसका व्यवहार में निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा। एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 2022 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन सी सही है, 7 से 11 वर्ष। तो यहां पे सॉल्यूशन में लिखते हैं 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक प्रत्यक्ष वस्तुओं पर तर्क करने लगता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में पहचान का द्वंद्व का सिद्धांत किसने दिया? ये प्रश्न एमपीटेट वर्ग 2 2018 में पूछा गया। ऑप्शन ए सही है, एरिक एरिक्सन। और यहां पे इसका सॉल्यूशन जाने आप। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत किशोरावस्था में यह द्वंद्व बताया है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 2020-22 में पूछा गया। ऑप्शन बी सही है, अलग अलग बच्चों में विकास की दर का अलग अलग होना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा है कि समान आयु के बच्चों में भी विकास की दर भिन्न भिन्न हो सकती है और होती है। अगला प्रश्न है, संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो सही है, किसी विशेष क्षमता के विकास के लिए सबसे अनुकूल समय। सॉल्यूशन है, संवेदनशील अवधि में वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? एमपीटेट वर्ग 3 2011 में पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको पता है 12 बटा आप क्या करेंगे 10 और गुणा 100 करेंगे तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है निकल जाती है। इसका सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, एम ए बटे सी ए इंटू 100, तो 12 बटे 10 इंटू आप 100 करेंगे तो भी इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है ना। कैसे वो बता देता हूं मैं। इसका फार्मूला जो है वो ऐसे है, आप क्या करेंगे, एम ए बटे सी ए, ठीक है ना, इंटू 100। ठीक है ना, मतलब 12 बटा 10 गुणा यहां पर इस प्रकार से 100। तो यहां जो है हम इसको 10 एकम 10 और यहाँ पे 10, अब इसमें 12 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 120 और 120 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ये इसका फार्मूला है। ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न है, बालक के भाषाई विकास को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? ये प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में पूछा गया। तो अब यहाँ पे ऑप्शन जो है ये ए सही है, समृद्ध भाषिक परिवेश और अभिव्यक्ति के अवसर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका ऑप्शन ए सही है और सॉल्यूशन है, समृद्ध भाषा का परिवेश बालक के भाषाई विकास को गति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एमपीटेट वर्ग 2 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, जिसमें ऑप्शन बी सही है, विकास बहुआयामी होता है। क्यों? सॉल्यूशन देखिएगा, विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी आयामों में एक साथ चलता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में समान प्रतिमान का क्या अर्थ है? तो ये प्रश्न जो है एमपीटेट वर्ग 3 2011 में पूछा गया, जिसका ऑप्शन बी सही है, एक ही प्रजाति जैसे मानव
के जीवों के विकास का क्रम समान होता है? इसका सॉल्यूशन है मानव प्रजाति के सभी शिशुओं के विकास का क्रम, जैसे बैठना फिर चलना, ये समान रहता है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहते हैं? ये प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में पूछा गया, जिसमें ऑप्शन ए सही है, पांड या ढांचा। सॉल्यूशन है वयस्क द्वारा अधिगम के दौरान दी गई अस्थायी सहायता कहलाती है क्या? स्कॉप, यहां देखिए क्या लिखा है, स्कॉप फोल्डिंग, ठीक है ना। तो यहां पे पाण या ढांचा, तो यहां पे थोड़ा जो है इसका इंग्लिश नाम दे दिया है, या पांड या ढांचा भी आप कह सकते हैं, या स्कॉप फोल्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है अमूर्त चिंतन और तार्किक क्षमता पियाजे की किस अवस्था में विकसित होती है? एमपीटेट वर्ग 2 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, जिसमें ऑप्शन सी सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहां पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से, और ऑप्शन सी सही है। इसका सॉल्यूशन है 11 वर्ष के बाद की अवस्था में बालक अमूर्त सिद्धांतों पर विचार कर सकता है। अगला प्रश्न है बालक विकास में एकीकरण का सिद्धांत क्या दर्शाता है? एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, बालक अंगों के विभिन्न भागों को मिलाकर एक साथ उपयोग करना सीखता है। सॉल्यूशन है बालक पहले अलग अलग अंगों और फिर उन्हें मिलाकर चलाना सीखता है। अगला प्रश्न है खेल का बाल विकास में क्या महत्व है? एमपीटेट वर्ग 3 2011 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सही है बी, यह बालक के शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास को बढ़ावा देता है। अब इसके ऑप्शन पूछ के और क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में टाइम लगता, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है सीधे आंसर बता रहा हूं, जिससे आपका यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रकार से थ्योरी भी तैयार हो रही है। भाई आंसर यदि आया है तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो ऑप्शन बी सही है, खेल बालक के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है अभिवृद्धि और विकास के संबंध में सही कथन है? तो यहाँ पे एमपीटेट वर्ग 2 2018 में प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन ए सही है, अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है, ठीक है ना। सॉल्यूशन शारीरिक वृद्धि अभिवृद्धि व्यापक विकास प्रक्रिया का एक अंग है। क्वेश्चन 43 जैविक और आनुवंशिक परिवर्तनों का स्वतः प्रकट होना क्या कहलाता है? तो ये प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में पूछा गया, जिसमें ऑप्शन ए सही है, परिपक्वता, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन समझते हैं। परिपक्वता आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित शारीरिक व जैविक परिवर्तनों का प्रकटीकरण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बालक किस अवस्थाओं को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु कहा जाता है? एमपीटेट वर्ग 3 2011 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, उत्तर बाल्यावस्था, मतलब 6 वर्ष की आयु, ठीक है ना। सॉल्यूशन है 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, कक्षा पहली में, ठीक। प्रश्न है बाल विकास का मुख्य एवं अंतिम उद्देश्य क्या है? एमपीटेट वर्ग 3 2020-22 में पूछा गया है प्रश्न। इसका ऑप्शन बी सही है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। सॉल्यूशन बाल विकास अध्ययन का मूल लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। चलिए शेषावस्था की सामान्य समय अवधि मानी जाती है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन बी सही है, जन्म से 2 वर्ष या 5 वर्ष तक। तो सॉल्यूशन है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की अवधि को मुख्य रूप से शेषावस्था माना जाता है। अगला प्रश्न है बाल विकास पर पर्यावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये एमपीटेट वर्ग 2 और 2018 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन सी सही है, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सभी आयामों पर। इसका सॉल्यूशन है पर्यावरण बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है जब बालक किसी समस्या का हल अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर निकलता है तो यह दर्शाता है? ये प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 2020 और 22 में पूछा गया, जिसका ऑप्शन ए सही है, संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम का संबंध। सॉल्यूशन है पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके समस्या सुलझाना संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न है बालक में संवेगात्मक स्थिरता लाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न एमपीटेट वर्ग 2 2018 में पूछा गया, जिसका ऑप्शन बी सही है, उसके साथ सहयोगात्मक व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सॉल्यूशन इसका है सकारात्मक और सुरक्षित माहौल बालक में संवेगात्मक संतुलन लाता है।
लास्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास किस प्रक्रिया का उदाहरण है? एमपीटेट वर्ग 3 2020-22 में प्रश्न पूछा गया, जिसमें ऑप्शन बी सही है, सतत और क्रमिक प्रक्रिया, जिसमें सॉल्यूशन है विकास जीवन भर चलने वाली निरंतर सतत और एक निश्चित क्रम में होने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बाल विकास का पहला टॉपिक जो है इसको कवर किया। ऐसा आपको लगता है कि कंटेंट मुझे आपको प्रोवाइड करना चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे मैसेज दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है वो निश्चित रूप से इसके पहले जो भी एमपीटेट हुआ है उसमें ये क्वेश्चन जरूर शामिल रहे, ताकि आपका रिवीजन भी हो रहा है और साथ ही आगे में जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए कमेंट में आप जरूर मुझे बताएं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।